गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे राष्ट्रीय आय। पिछली वीडियो में हम देख चुके थे अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है, ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। बात समझ में आ रही है? राष्ट्रीय आय की बात करें तो राष्ट्रीय आय से किसी देश की समृद्धि का पता चल सकता है। अगर किसी अमेरिका की राष्ट्रीय आय इतनी है, चाइना की राष्ट्रीय आय, तो इनकी राष्ट्रीय आय को देखने से किसी भी देश की आर्थिक दशा, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ये शो हो जाता है। और उस देश के नागरिकों की आर्थिक दशा, तो उसके लिए हमको देखना पड़ता है प्रति व्यक्ति आय। जिस देश की राष्ट्रीय आय जितनी ज़्यादा होगी, उस देश की प्रति व्यक्ति आय भी उतनी ही ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? तो प्रति व्यक्ति आय से नागरिकों की आर्थिक दशा पता चलती है और राष्ट्रीय आय से उस देश की आर्थिक दशा के बारे में जानकारी होती है। ये प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? अगर हम सामान्य तरीके से सोचें तो यही लगता है कि राष्ट्रीय आय को देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी। सच है क्या ऐसा? जी नहीं, ये आधा सच है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रीय आय है वो किस आधार पे निकाला गया है, मतलब वो मार्केट प्राइस पे निकाला गया है या फिर साधन लागत फैक्टर कास्ट के आधार पे लगाया गया है। बहरहाल दोनों पे निकाला जाता है। अब बाज़ार मूल्य पे निकाला गया है तो बाज़ार मूल्य कौन सा मूल्य होगा? वो स्थिर कीमत होगा, फिक्स प्राइस होगा, या फिर चालू कीमत, रनिंग प्राइस, किस आधार पे निकाला गया है? साधन लागत पे। तो ये बहुत सारी तकनीकी जानकारियाँ होती हैं जिनको जाने बिना राष्ट्रीय आय के बारे में पूरा सच, प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूरा सच हमको पता नहीं चल पाता है। इस वीडियो में पूरे सच को बताने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन तभी मिलेगा जब हर पॉइंट पर आपकी जानकारी पूरी हो। अगर आप कॉमन मैन हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, तो आधी जानकारी से भी काम चल जाएगा कि राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन आप सामान्य नहीं हैं, आप एक कॉम्पिटिटर हैं। कंपटीशन में सिलेक्शन चाहिए आपको, और सिलेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है कि हर पॉइंट पे, चाहे वो पॉइंट इकोनॉमी का हो, चाहे वो पॉइंट हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉइंट केमिस्ट्री का हो, हर पॉइंट पे आपकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्या होता है, वो आपकी जानकारी देखते हैं, आपकी जानकारी कितनी एक्यूरेट है, कितनी परफेक्ट है, कितनी अच्छी है, तो उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन तय होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की जब बात होती है तो बहुत ही सामान्य सी परिभाषा है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, कि एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उस टोटल उत्पादन के कुल मौद्रिक मूल्य, मुद्रा के रूप में जो मूल्य, उसको क्या कहेंगे? उस टोटल को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। बात समझ में आ रही? इस परिभाषा को हम देखें तो यहाँ पर जो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है एक क्षेत्र विशेष। तो हम यहाँ पे देश मान लेते हैं, एक देश में, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में कहें या देश में कहें, मतलब एक ही है, ठीक है। और एक निश्चित समय, वो निश्चित समय एक वर्ष भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, और क्वार्टर मतलब 3 महीने भी हो सकता है। लेकिन प्रायः आर्थिक आंकड़े जो हैं वो वार्षिक, ईयरली, वो ज़्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं। जब भी हमको तुलना करना होता है तो प्रायः वार्षिक आंकड़ों के आधार पर तुलना किया जाता है किसी भी देश का, किसी भी इकोनॉमी का। तो एक देश में, बात समझ में आ रही है, एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे भारत का फाइनेंशियल ईयर कितना है, कौन सा है? वार्षिक वित्तीय वर्ष कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो एक वर्ष में जितनी भी वस्तु और सेवाएं उत्पादन हो रही है, जितनी भी वस्तु देख रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है। और जब हम उसको खरीदते हैं, जो पेमेंट देते हैं, पेमेंट किस में देंगे? मुद्रा के रूप में। तो जो मुद्रा का मूल्य होगा, बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से वस्तुओं के अलावा एक और शब्द जुड़ा है, सेवाओं का कुल उत्पादन। सेवा, सर्विसेज क्या है? आप डॉक्टर से सुविधा लेते होंगे, मेडिकल फैसिलिटी लेते होंगे, आप फिटनेस के लिए जिम वगैरह ज्वाइन किए होंगे, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग में गए होंगे, स्कूल भी गए होंगे, तो ये सारी सर्विसेज जब आप लेते हैं, सेवाएं जब हासिल करते हैं, उसके बदले में जो आप
मूल्य देते हैं, मुद्रा के रूप में पेमेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कुल वस्तु और सेवाओं का कौन सा मूल्य? तो याद रखिएगा, मौद्रिक मूल्य। मुद्रा के रूप में जो आपने पेमेंट किया है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो मौद्रिक मूल्य के योग को, इसके टोटल को क्या कहेंगे? उस देश का राष्ट्रीय आय कहेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर से परिभाषा देख लीजिए। एक देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। इसमें विदेश से प्राप्त होने वाली विदेशी जो आय है उसको भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। भारत के लोग बहुत सारे कारोबार कर रहे हैं, तो जो विदेशी आय है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। आखिर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को नापते कैसे, मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं। पहला मेथड है उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। और इस प्रोडक्शन मेथड से क्या होता है? इस प्रोडक्शन मेथड में हम देखते हैं जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसके आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। प्राय भारत में हम देखें तो जो प्राथमिक क्षेत्र के व्यवसाय हैं, पिछली वीडियो में मैं आपको तीनों क्षेत्र के बारे में बताया था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं और थोड़ा बहुत द्वितीयक क्षेत्र की भी आर्थिक क्रिया, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, ठीक है, इनका जो मेजरमेंट किया जाता है, इनकी राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाता है, वो उत्पादन विधि के द्वारा ही किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन विधि से नापा जाता है, ठीक है। दूसरा मेथड है, ये तो पहला हो गया। दूसरा मेथड है आय विधि, इनकम मेथड। ये आय विधि में क्या होगा? तो इसमें जितने भी भारत में, देश में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी आय का टोटल किया जाएगा। जितने भी व्यावसायिक उपक्रम काम कर रहे हैं, जितने भी कारपोरेट हाउसेस काम कर रहे हैं हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में, उन सारे कारपोरेट हाउस का, व्यावसायिक उपक्रम का, जितने भी लोग लगे हुए हैं, व्यक्ति जो लगे हैं, उनकी आय का, इनकी आय का टोटल निकाला जाएगा और उसके आधार पे फिर मेज़रमेंट किया जाएगा भारत की राष्ट्रीय आय का। तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के जो भी व्यवसाय हैं उनका निर्धारण किससे होगा? उत्पादन विधि से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, और तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, इनकी राष्ट्रीय आय का निर्धारण किससे किया जाएगा? आय विधि से निकाला जाएगा, ठीक है, इनकम मेथड से निकाला जाएगा। और तीसरा एक और मेथड है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा? याद रखिएगा, भारत में इस मेथड का उपयोग नहीं किया जाता। भारत में इस मेथड का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसके लिए कुछ आंकड़े चाहिए। और वो आंकड़े कौन से? इस व्यय विधि में ये कहा जाता है कि जो भी लोग भारत में, या किसी भी, जो भी लोग जो कमाते हैं, जो भी पैसा आता है, उसको लोग क्या करते हैं? उपभोग, कंजप्शन में खर्च करते हैं, ठीक है। किस में खर्च करते हैं? कंजप्शन, उपभोग में खर्च करेंगे। चावल लेंगे, गेहूँ लेंगे, फ्रिज लेंगे, गाड़ियाँ लेंगे, खर्च करते हैं। और उसके बाद उनकी आय जो बच जाती है, सब कुछ खर्च करने के बाद जो आय बच जाती है उसको वो क्या करते हैं? बैंक में डाल देते हैं, सेविंग करते हैं। तो ये जो कंजप्शन पे टोटल खर्च है प्लस जो सेविंग पे खर्च है, कंजप्शन और सेविंग दोनों को निकाल लें तो ये निकल जाएगी नेशनल इनकम। ये मेथड कहता है। और हमको मालूम है कि भारत में ये आंकड़े मिलना बहुत मुश्किल है कि कंजप्शन में एक व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, सेविंग कितना कर रहा है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्राय सभी लोग बैंक से जुड़े नहीं हैं, बैंक का उपयोग सभी लोग नहीं करते, सारी बचत बैंक में नहीं डालते, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। तो इस आधार पे ये व्यय विधि जो है वो भारत में उपयोग में नहीं लाई जाती। बात समझ में आ रही है आपके? तो भारत में 2 ही मेथड का उपयोग किया है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, एक उत्पादन विधि और दूसरा आय विधि। उत्पादन विधि से कौन से क्षेत्र की? प्राथमिक क्षेत्र की राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। और आय विधि से हम देखते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, और तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र की आय निकाली जाती है। बात समझ में आ रही सभी को? इसके बाद हम देखें आखिर ये राष्ट्रीय आय को मेज़रमेंट करने का काम कौन करता है, कौन सी संस्था करती है। तो इस मामले में हम देखें, भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय का एस्टीमेट लगाने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी की एक बुक है, कौन सी बुक? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैं हिस्ट्री की क्लास में इनके ऊपर बताया था आपको।
राष्ट्रवाद नेशनल मूवमेंट का जो पहला चरण था 1885 टू 1905, तो पहले चरण में इनका जिक्र आया था, इनकी बुक का नाम भी लिखाया था और उस बुक में क्या क्या लिखा है वो भी बताया था। तो यहाँ दोबारा मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय का जो एस्टिमेट लगाया था वो थे दादा भाई नौरोजी, और उनकी कौन सी बुक में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। और इसी बुक में नौरोजी के द्वारा भारत में पहली बार ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि अंग्रेज भारत को कैसे लूट खसोट रहे हैं। उस सिद्धांत को नौरोजी के द्वारा नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन के निष्कासन का सिद्धांत। इसी बुक में दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? पहली बार भारत में नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय एस्टिमेट लगाया। और उनके अनुसार उस समय मतलब 1867-68 की बात है, उस समय भारत की राष्ट्रीय आय 20 रुपया, प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 20 रुपया पर ईयर, प्रति वर्ष थी। प्रति व्यक्ति आय जो निकाली थी उन्होंने वो 20 रुपया प्रति वर्ष निकाला था, एस्टिमेट किया था। बहरहाल जब देश आज़ाद हुआ तो इस मामले में काउंटिंग करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए 2 संस्थाओं का गठन किया गया। पहली संस्था थी CSO और इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कब हुई थी स्थापना? 1951 में। और दूसरी संस्था थी NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई 1950 में, 1950 में। तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कलेक्ट करते हैं, जारी करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? 2015 में, 2015 में इन दोनों संस्थाओं को आपस में मर्ज कर दिया गया और एक नया नाम दिया गया NSO। 2015 से, कब से? तो याद रखिएगा 2015 से इन दोनों संस्था को, CSO और NSO, दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया और एक संस्था बना दिया गया दोनों को मिलाकर। वो संस्था कहलाती है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हिंदी में करें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो वर्तमान समय में इसी NSO के द्वारा राष्ट्रीय आय का एस्टिमेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है और जारी किया जाता है। बात समझ में आ रही सभी के? तो ये राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ मूलभूत बातें हैं। अब ये राष्ट्रीय आय के हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिनके माध्यम से आप राष्ट्रीय आय की बेसिक चीज़ों को, कि फैक्टर कास्ट क्या है, बाज़ार कीमत पे क्या है, करंट प्राइस पे राष्ट्रीय आय क्या है, ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए हमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इन क्वेश्चन के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करेंगे। याद रखिए, क्वेश्चन का भंडारा नहीं है, प्रश्नों का भंडारा नहीं है। क्यों? इसमें बेसिक क्वेश्चन है, मतलब जिनसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिले, ऐसे क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चन को आप समझ लिए, इन क्वेश्चन के आंसर को अगर आप समझ लिए, तो राष्ट्रीय आय को लेकर कैसा भी क्वेश्चन आए, यकीन जानिए आप राइट करेंगे। और जब आप किसी क्वेश्चन बैंक का यूज़ करते हैं, भंडारा का यूज़ करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, तो एग्ज़ाम में क्या होता है, जब क्वेश्चन ज्यों का त्यों आएगा तो आप राइट करते हैं और थोड़ा सा उसको चेंज करके, उसी चीज़ को चेंज करके पूछ दें तो आप गलत कर देते हैं। तो याद रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। बात समझ में आ रही? तो हम क्वेश्चन देखेंगे जिनके माध्यम से राष्ट्रीय आय के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का आशय है और स्टेटमेंट दिया, आपको चुनना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, GNP, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, वो भी कब? मूल्यह्रास घटाकर, ठीक है। दूसरा है बाजार कीमत पर GNP, मूल्यह्रास घटाकर और विदेश से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर, ठीक है। सी ऑप्शन, बाजार कीमत पर GNP, मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और सब्सिडी जोड़कर। बाजार कीमत पर GNP, विदेश से प्राप्त निवल कारक आय घटाकर। तो ये 4 ऑप्शन, इनमें से आपको राइट आंसर। तो GNP, GDP, इनके बारे में तो आगे चल के बताऊंगा ही। बहरहाल GNP का मतलब होता है क्या? एक देश के नागरिकों के द्वारा, याद रखिएगा, नागरिकों मतलब भारत के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा भारत में जितनी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, यहाँ पे देश की सीमा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे भारत के नागरिक महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो नागरिक भारत में काम कर रहे हो,
चाहे वो नागरिक विदेश में काम कर रहे हों, ठीक है, वो जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं वो भारत की जीएनपी में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, जीएनपी में मूल्यह्रास घटाकर, ठीक है, सिर्फ मूल्यह्रास घटाने से राष्ट्रीय आय नहीं निकलेगी, और भी कुछ फैक्टर होते हैं, ठीक है। हम देखते हैं बाजार कीमत पर जीएनपी कौन सा, मूल्यह्रास घटाकर और विदेश से प्राप्त, जी नहीं, फिर वो जीएनपी नहीं रह पाएगी। विदेश से प्राप्त निवल कारक आय अगर घटा दी जाए तो जीएनपी नहीं रह जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये भी सफिशिएंट नहीं है। तीसरा लिखा है बाजार कीमत पर जीएनपी मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और सब्सिडी जोड़कर, और यही आंसर इसका राइट है, ठीक है। जब हम जीएनपी से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से मूल्यह्रास घटा देते हैं, और क्या घटाते हैं, मूल्यह्रास का मतलब होता है डिप्रिसिएशन। बात समझ में आ रही है? डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास का मतलब होता है कि जो उत्पादन के साधन जब उत्पादन का कार्य करते हैं तो कार्य करते 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 क्या होता है, उनकी क्षमता में कमी आ जाती है। जैसे कोई मशीन शुरू में 10 यूनिट प्रोडक्शन कर रही है, चालू किए 10 यूनिट प्रोडक्शन पर डे कर रही है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि 2 साल बाद भी पर डे वो 10 यूनिट का प्रोडक्शन करेगी? जी नहीं, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो जो क्षमता में गिरावट आती है, कमी आती है, इसी को कहते हैं मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। और इसका एक फिक्स रेट मान लिया जाता है कि इस साल डेप्रिसिएशन की रेट 12% रखी जाएगी, 9% ये फिक्स कर दिया, तो उतना डेप्रिसिएशन जो है वो घटा दिया जाएगा। किससे घटा दिया जाएगा? जीएनपी से। और जितनी भी राशि इनडायरेक्ट टैक्स से मिली है, अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से जो भी राशि कलेक्ट हुई है वो माइनस कर देंगे जीएनपी से, ठीक है। प्लस इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्सिडी को जोड़ देंगे उसमें। बात समझ में आ रही है? इसको देखें हम तो जीएनपी में क्या कर रहे हैं, जीएनपी माइनस क्या कर रहे हैं, 2 चीज़ें माइनस कर रहे हैं, एक तो डिप्रिसिएशन और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, आईटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों को माइनस किए और प्लस क्या कर रहे हैं, हम सब्सिडी को प्लस कर रहे हैं। जितनी भी मात्रा में सब्सिडी दी गई है उसको इसमें जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है राष्ट्रीय आय। और इतना निकालने के बाद जो निकलता है वो कहलाती है एनएनपी, वो भी किस में, एफसी में, फैक्टर कास्ट में, साधन लागत में। बात समझ में आ रही है? साधन लागत, देखिए यहाँ पे लिखा है बाजार कीमत। ये सारे आंकड़े जो होते हैं वो 2 आधार पर 2 तरह पे निकाले जाते हैं। देखिए लिखे होंगे जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है एफसी, फैक्टर कास्ट, साधन लागत। तो इसका मतलब ये है कि एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, किस पे, फैक्टर कास्ट पे, का मतलब उत्पादन के जो साधन, उत्पादन की क्रिया करते करते जो भी कार्य कर रहे हैं उनके बदले में जो उनको पेमेंट किया जा रहा है। भाई उत्पादन के साधन क्या है, भूमि, श्रम, पूंजी। जब ये इनको उपयोग किया जाता है तो इनको भुगतान करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। अगर कोई वर्कर्स हैं तो उसको हमको वेतन देना पड़ता है। भूमि हम किसी से किराए से लेकर रखें तो उसका किराया देना पड़ता है। बस समझ में आ रही है? तो ये सारा का सारा चीज़ क्या कहलाएगा, एट फैक्टर कास्ट। अगर इसी एनएनपी की बात करें, मार्केट प्राइस, तो दूसरा क्या कहलाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्केट प्राइस। तो एनएनपी एट किस पे, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस का मतलब जो मार्केट में उसका मूल्य चल रहा है। अब ये मूल्य 2 प्रकार का होता है। मार्केट प्राइस भी 2 टाइप का होगा। एक क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा फिक्स रेट, फिक्स प्राइस, एपिकल फिक्स प्राइस। और दूसरा क्या कहलाता है, दूसरा कहलाएगा करंट प्राइस, ठीक है। फिक्स प्राइस क्या है, फिक्स प्राइस के लिए क्या होता है, एक आधार वर्ष हो जाता है। जैसे भारत का वर्तमान समय में आधार वर्ष कौन सा है, 2011। तो 2011-12 को जो आधार वर्ष, उस समय जो रेट था किसी भी चीज़ का, उस रेट से अभी की तुलना करेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, मार्केट प्राइस। कौन सा प्राइस, फिक्स प्राइस, ठीक है। और करंट प्राइस जब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, जो किसी वस्तु का एमआरपी लिखा हुआ है अभी एट प्रेजेंट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो लिखा हुआ है, उस मूल्य को इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। बस समझ में आ रही? भारत में प्राय फिक्स प्राइस पे ही काउंटिंग की जाती है, ठीक है। और हम बात करें इसकी, हटा दीजिए, तो ये जो जीएनपी माइनस ये प्लस ये, इतना करने के बाद जो निकलता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एनएनपी फैक्टर कास्ट। और राष्ट्रीय आय का मतलब ही होता है एनएनपी फैक्टर कास्ट बराबर राष्ट्रीय आय। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी, ठीक है। विदेश से प्राप्त आय को घटाकर, जी नहीं, विदेश से ना घटाने की जरूरत है ना जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि जीएनपी में
विदेश से जो भी प्राप्त है आय है प्लस माइनस वो कैलकुलेट करके रखा गया है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आप इसको देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आय है क्या है? बाजार मूल्य पर एनएनपी, साधन लागत पर एनएनपी, बाजार मूल्य पर एनडीपी और साधन लागत पर एनडीपी। ठीक है, तो इसका आंसर तो मैं अभी पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि साधन लागत पर जो एनएनपी है उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। बात ये हो रही है एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, तो ये जीडीपी निकालने के बाद इनको निकाला जाता है। तो याद रखिएगा, जीडीपी निकल गई तो जीडीपी से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें। ठीक है, डेप्रिसिएशन को अगर माइनस कर देते हैं तो जो शेष बचता है वो कहलाता है एनडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मूल्यह्रास को माइनस कर दें तो जो रकम बचेगी, जो अमाउंट बचेगा वो क्या कहलाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम जीएनपी निकाल लेते हैं और जीएनपी से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो ये जो निकलेगा ये कहलाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। ठीक है, और यही जो एनएनपी है, इसी एनएनपी से जब आप डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन तो निकल ही गया, मूल्यह्रास को निकाल लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देते हैं, तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? वही फैक्टर कास्ट पे एनएनपी कहलाएगा। और फैक्टर कास्ट पे जो एनएनपी है उसी को देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर कौन सा है? बी राइट है, और इसको पहले भी देख चुके थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? राष्ट्रीय आय को काउंट करने में सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे यहाँ? क्या वो समस्या अल्प रोजगार है? क्या भारत में बहुत कम लोगों को रोजगार मिलता है? समस्या क्या राष्ट्रीय आय को काउंट करने में समस्या पैदा करता है क्या? जी नहीं। अल्प रोजगार या रोजगार का कम होना वो हमारे अर्थव्यवस्था की समस्या है, न कि राष्ट्रीय आय की काउंटिंग की समस्या। ठीक है, तो ये गलत है, बिल्कुल नहीं है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, क्या ये राष्ट्रीय आय की काउंटिंग में समस्या है क्या? जी नहीं। मुद्रास्फीति तो समस्या है ही नहीं, ना राष्ट्रीय आय की काउंटिंग में और ना ही देश में। देश की अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन का होना बहुत ज़रूरी है। बिना इन्फ्लेशन के देश का, किसी भी देश का आर्थिक विकास संभव ही नहीं है। तो फिर समस्या किस बात की है? समस्या इस बात की है, इन्फ्लेशन का रेट ज़्यादा होना। आइडियल कंडीशन 5% इन्फ्लेशन होना चाहिए, लेकिन अगर 5% से ज़्यादा है, अगर खासकर 10% तक पहुंच गया है, तो ये इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था की समस्या है, ना कि राष्ट्रीय आय की काउंटिंग की समस्या है। तो ये अर्थव्यवस्था की समस्या है, ये भी कथन गलत है। दूसरा, बचत का निम्न स्तर, जी नहीं, गलत लिखा है। बचत का निम्न स्तर तो है ही नहीं भारत में। भारत में बचत का स्तर काफ़ी ऊपर है। भारत में बचत का स्तर अगर आप देखें, सेविंग्स को देखें तो काफ़ी अच्छा है। बस प्रॉब्लम ये है कि उस बचत को उपयोग, इन्वेस्टमेंट वो कम है। तो खैर, ये जो भी अगर समस्या भी है तो ये राष्ट्रीय आय की गणना की समस्या नहीं है, बल्कि ये समस्या इकोनॉमी की समस्या है, अर्थव्यवस्था की समस्या है। तो ये कथन भी गलत हुआ। असंगठित क्षेत्र, अगला ऑप्शन है असंगठित क्षेत्र, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ के लोगों के बारे में हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं। और भारत में ये असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है। हर क्षेत्र में, हर जगह ये असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा होने के कारण इनकी जो इनकम है, जो इनका खर्च है, वो काउंटिंग में नहीं आ पाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये अर्थव्यवस्था की समस्या नहीं है, वाकई ये काउंटिंग की समस्या है कि जब राष्ट्रीय आय को मेजरमेंट किया जाता है तो असंगठित क्षेत्र के लोगों के बारे में कोई मेजरमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि इनके आंकड़े हैं ही नहीं, किसी जगह से मिलते भी नहीं हैं। तो ये असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है भारत में। ठीक है, ना तो इनका कहीं पे रजिस्टर्ड है, मतलब बिल्कुल ना इनकम टैक्स फाइल करते हैं, ना कुछ, बिल्कुल कोई आंकड़ा है ही नहीं इनका। तो वाकई राष्ट्रीय आय की काउंटिंग में आज भारत में सबसे बड़ी समस्या है, तो वो है असंगठित क्षेत्र का काफ़ी व्यापक होना। ठीक है, तो राइट आंसर यही होगा, और जब ये राइट आंसर होगा तो ये हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी समस्या क्या है? असंगठित क्षेत्र और उसका व्यापक दायरा होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखें, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होगी? किसी दी गई अवधि, याद रखिएगा राष्ट्रीय आय में एक निश्चित समय का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
किसी दी गई अवधि 1 साल भी हो सकता है, बता चुका हूँ पहले भी। तो ये अवधि होना बहुत ज़रूरी है राष्ट्रीय आय होने के लिए। अब एक निश्चित अवधि में हम देखें नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, यहाँ पे सिर्फ नागरिक की बात हो रही है, यहाँ पे विदेशियों की बात नहीं हो रही है। जबकि राष्ट्रीय आय में क्या होता है, जो विदेशी भी भारत में रह के काम कर रहे हैं उनको भी तो भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे पेप्सी का कारखाना भारत में है, वो तो अमेरिका की कंपनी है, विदेशी फर्म है, लेकिन भारत के भीतर तो काम कर रही है। ठीक है, तो उसका जो भी एक्टिविटी है, जो भी यहाँ पे काम किया जाएगा वो भारत की राष्ट्रीय आय में काउंट होगा। तो ये कथन गलत है। नागरिकों द्वारा मतलब देसी फर्म, भारत की फर्म के द्वारा ये कहा जा रहा है। जबकि हम देखते हैं देसी फर्म हो चाहे विदेशी फर्म हो, अगर वो भारत में काम कर रही है तो भारत की राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाएगा। तो ये कथन गलत है। कुल उपभोग और निवेश व्यय, तो ये उपभोग का व्यय कितना हुआ ये कैलकुलेट करना तो पॉसिबल है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? कोई व्यक्ति, सारे व्यक्ति उपभोग में कितना खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, सारे व्यक्तियों का डाटा निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस आधार पर राष्ट्रीय आय को निकाल पाना बहुत कठिन है। बताया था मैं, जो व्यय विधि है इसीलिए भारत में स्वीकार नहीं है, क्योंकि इसके आंकड़े मिलने बड़े मुश्किल हैं। ठीक है, तो ये कथन भी गलत ही मान के चलिए। सी, सभी व्यक्तियों के वैयक्तिक आय के बराबर, सारे व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय पता कैसे चलेगी? भारत में इतना बड़ा संगठित क्षेत्र है, रजिस्टर्ड ही नहीं कहीं पर, इतने सारे लोग हैं, कहीं उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, खासकर पैन नंबर वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी आबादी। तो इस आधार पर राष्ट्रीय आय निकालना पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये सब कुछ रजिस्टर्ड हो जाए, असंगठित क्षेत्र बिल्कुल जीरो हो जाए, सबका इनकम जो है रजिस्टर्ड हो जाए, पता चल जाए, तो बहुत आसान होगा राष्ट्रीय आय निकालना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये कथन भी गलत ही है। तो निश्चित है, जब 3 कथन गलत हो गए हैं तो चौथा कथन ही राइट होगा। उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, मैं आपको डेफिनेशन जो शुरू में बताया था बिल्कुल वही है। एक वर्ष में, ठीक है, दी गई अवधि 1 वर्ष में, एक देश में, ठीक है, यहाँ पे एक देश भी लिखा हुआ है, एक अवधि भी लिखा हुआ है, एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर, कुल के बराबर। ठीक है, तो यही आंसर, इसके बारे में बता चुका हूँ डेफिनेशन में। तो अगला क्वेश्चन देखें। एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय को वाई से इंडिकेट किया गया है। खुली अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था के समय में आपको बताया भी था कि अर्थव्यवस्थाएं 2 प्रकार की होती है, एक ओपन इकोनॉमी और एक क्लोज इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी का मतलब ऐसी इकोनॉमी, ऐसा देश जिसका अन्य देशों के साथ लेन देन होता है, व्यापार होता है, कुछ आयात होता है, कुछ निर्यात होता है। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे? ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे? जो अन्य देशों के साथ कोई लेन देन नहीं करती, न तो उनका आयात होता है और न ही उनका निर्यात होता है। कहने का मतलब वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर होते हैं, जो भी देश में है वही खाते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं मंगाते। अभी के समय में हम देखें तो विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो क्लोज इकोनॉमी वाला हो। विश्व के सारे देश लगभग ओपन इकोनॉमी हो चुके हैं, खुली अर्थव्यवस्था हो चुके हैं। तो बात उन्हीं की हो रही है, सभी देशों की बात हो रही है कि खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय किसी भी देश में क्या हो सकती है। यहाँ पे इंडिकेट भी किया है कि सी कंजप्शन, जी कंजप्शन मतलब उपभोग करते हैं जो, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्च, सरकारी व्यय, आई इन्वेस्टमेंट, निवेश, एक्स जो है निर्यात को कहते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट, एक्स पर एक्सपोर्ट है, एम इम्पोर्ट, आयात को कहते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने क्वेश्चन में बताया है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि वाई, राष्ट्रीय आय, वाई मतलब राष्ट्रीय आय बराबर क्या होगा? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ कम हो गई, कौन सी? इम्पोर्ट यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, जबकि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों का इंक्लूड होना जरूरी है। तो ये कथन इसीलिए गलत है। ठीक है, कंप्लीट नहीं है। हम देखें यहाँ पर इस चीज़ को दूर कर लिया गया है। नेशनल इनकम बराबर क्या है? कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट प्लस इम्पोर्ट। दोनों में से कोई एक तो प्लस होगा, एक माइनस होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों प्लस नहीं हो सकते। हमारे आयात मान लीजिए 100 रुपये के, उसको भी प्लस कर दिए, निर्यात भी 100 रुपये का, उसको भी प्लस, तो दोनों प्लस नहीं हो सकते। दोनों में से एक को माइनस करना होगा, एक को प्लस करना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये कथन गलत है। सी देखेगा, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय कैसे? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस ब्रैकेट में
एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो यही आंसर राइट है। क्यों? तो याद रखिएगा, जब ये शो किया जाता है ब्रैकेट में तो ये माइनस नहीं कर रहा है, बल्कि दोनों का डिफरेंस शो करता है। जब भी ब्रैकेट में आपको ऐसा लिखा मिलेगा x माइनस एम ब्रैकेट में, तो इसका मतलब है आयात और निर्यात का जो डिफरेंस है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, ठीक है। अगर प्लस में तो भी प्लस किया जाएगा, माइनस में तो भी उसको प्लस किया जाएगा, माइनस के रूप में शो प्लस किया जाएगा। हम देखें चौथा ऑप्शन देखें, इसमें भी यही चीज़ है, बस ये ब्रैकेट नहीं लगा है, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट लग जाए तो दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो ये ब्रैकेट नहीं लगा है, इस कारण से ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। ये सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया, किसने अनुमानित किया? कुछ देर पहले बताया मैं कि किसके द्वारा अनुमानित किया गया है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा अनुमानित किया गया है। और दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम क्या था? तो उस समय बताया भी था कुछ देर पहले ही, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और हम देखें इसी बुक में उन्होंने पहली बार नेशनल इनकम भी अनुमानित किया, प्रति व्यक्ति आय भी अनुमानित किया, प्लस भारत में पहली बार अंग्रेज़ों के द्वारा जो शोषण की नीति थी उसको भी उजागर किया, धन के निष्कासन के सिद्धांत के नाम से। जैसा कि मालूम ही होगा कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा गया है? तो याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द वर्ल्ड ग्लैडस्टोन को कहा गया है। ये मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, आप ज़रूर उन वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी इसमें। बहरहाल दादा भाई नौरोजी। और रही बात आर.सी. दत्त की, तो याद रखिएगा ये एक आज़ादी की लड़ाई के समय में एक ICS थे, सिविल सर्वेंट थे। रिटायर होने के बाद इन्होंने इकोनॉमी के ऊपर बहुत सी बुक लिखा है। तो याद रखिएगा आर.सी. दत्त को आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक कहा गया है, आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक कहा गया है। भारत में कभी पूछे कि आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा गया है? R.C. मजूमदार को कहा गया है, ठीक है। इन्होंने इकोनॉमी में बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। और हम देखें राणा डे की बात करें तो इनको मालूम है आपको कि इनको महाराष्ट्र का सुकुरात कहा गया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले जी। और गोखले जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मिस्टर राणा डे। और ये भी इकोनॉमिस्ट थे, समाज सेवक और इकोनॉमिस्ट भी थे। W. हंटर, आप सुने होंगे, नेशनल मूवमेंट के समय में हंटर आयोग बना था, तो ये भी प्रशासनिक अधिकारी थे। बहरहाल यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है? दादा भाई नौरोजी। इन्हीं के द्वारा हम देखते हैं भारत में पहली बार नेशनल इनकम का एस्टिमेट लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखें, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया? पहला कौन था? सबसे पहला ओवरऑल में पहले तो दादा भाई नौरोजी थे, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना का काम किसने किया? तो राइट आंसर है V.K.R.V. राव। और इनके द्वारा कब किया गया? तो याद रखिएगा इनके द्वारा 1931-32 में ये वैज्ञानिक दृष्टि से इन्होंने पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय की मेज़रमेंट किया। और इन्होंने भारत में मेज़रमेंट किया और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली भारत में राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली, ठीक है, की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई। और यही कारण है कि मिस्टर V.K.R.V. राव को भारत में राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक कहा गया है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक भारत में कौन? V.K.V.R. राव। और इन्हीं के द्वारा पहली बार 1931-32 में भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय को काउंट किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है नीति आयोग द्वारा, वित्त आयोग, RBI, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बता चुका मैं इसका आंसर मैं बता चुका हूँ कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय को मेजरमेंट किया जा रहा है। और इसके पहले हम देखें राष्ट्रीय आय कार्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 2015। एक्चुअल में कोई अलग से संस्था गठित की गई ऐसी बात नहीं है, बल्कि 2015 में क्या किया गया कि एक संस्था थी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और दूसरी संस्था कौन सी थी? NSSO,
इसकी स्थापना 1951 में की गई थी, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और इन दोनों संस्था को आपस में मर्ज करके 2015 में क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया। और इसी NSO, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, बाकी रही बात नीति आयोग, हमको मालूम है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का काम। वित्त आयोग भारत में केंद्र और राज्य के बीच में जो भी इनकम है उसका बंटवारा कैसे होगा उसके बारे में रिपोर्ट देता है। और RBI जो है भारत का केंद्रीय बैंक है और केंद्रीय बैंक होने के नाते जो कार्य होते हैं वो करता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हुआ, कौन सा राइट आंसर, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो हम देखते हैं शामिल किसको नहीं किया जाता, पेंशन को शामिल नहीं किया जाता। याद रखिएगा राष्ट्रीय आय को काउंट करते समय हमेशा जो ट्रांसफरेबल पेमेंट होता है, ट्रांसफरेबल इनकम होता है, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, और पेंशन क्या है, पेंशन भी ट्रांसफरेबल पेमेंट है या ट्रांसफरेबल इनकम है। ये ट्रांसफरेबल इनकम क्या होता है, जो ऐसा जो भी आय, ऐसा जो भी पेमेंट जो बिना किसी प्रोडक्शन के, बिना किसी योगदान के राष्ट्रीय आय में किसी प्रकार का बिना कुछ काम किए मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफरेबल पेमेंट कहते हैं। जैसे पेंशन में, जैसे बेरोजगारी भत्ता, और भी जैसे बाढ़ आ गई तो उसके लिए जो आपको मदद मिली, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ट्रांसफरेबल इनकम कहलाती हैं और राष्ट्रीय आय में इनको शामिल नहीं किया जाता। याद रहेगा सभी को। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, अंतरण अदायगी का अभिप्राय क्या है। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे बताया ट्रांसफरेबल पेमेंट, ट्रांसफरेबल इनकम, बात समझ में आ रही है। इसी को हिंदी में कहते हैं अंतरण अदायगी, और ये बिना किसी कार्य के या बिना किसी योगदान के किसी को मिल जाता है। जैसे पेंशन, कोई व्यक्ति 60 वर्ष तक काम करता है तो उसको आजीवन पेंशन मिल रही है, तो रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिल रही है वो क्या काम के बदले मिल रही है क्या, जी नहीं, बिना किसी योगदान के मिल रही है। बेरोजगारी भत्ता देख रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता क्या वो कुछ काम कर रहा है इसलिए मिल रहा है क्या, जी नहीं, कुछ काम नहीं कर रहा है इसलिए उसको मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी चीज़ों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। और भी क्या होगा एग्जाम्पल में, तो याद रखिएगा जो भारत सरकार की द्वारा जो लोन लिया जाता है, चाहे वो लोन विदेश से लिया जाए कहीं से भी लिए, तो उस लोन के बदले में जो ब्याज पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो ब्याज जो पेमेंट करना पड़ रहा है वो भी इसी अंतरण अदायगी के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कहीं फ्लड आ गया, कहीं भूकंप आ गया तो उनको कंपनसेशन दिया जाता है। किसी के घर में किसी की डेथ हो गई तो कंपनसेशन दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें किस प्रकार में शामिल होंगी, अंतरण अदायगी, ट्रांसफरेबल इनकम। ठीक है, और ट्रांसफरेबल इनकम या पेमेंट जो भी करें ये कभी भी राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, पेंशन, बेरोजगारी वगैरह इत्यादि के द्वारा जनता को प्राप्त लाभ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में कृषि आय, एग्रीकल्चर से प्राप्त होने वाली आय को की काउंटिंग जो है कौन से मेथड से की जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि सिर्फ कृषि ही नहीं बल्कि प्राइमरी सेक्टर के जितने भी व्यवसाय हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हार्टिकल्चर हो, पशुपालन हो, वेटनरी हो, चाहे वो फिशरीज़ हो, ठीक है, माइनिंग हो, प्राइमरी सेक्टर के जो व्यवसाय हैं, सिर्फ कृषि नहीं, सारे प्राइमरी सेक्टर के व्यवसाय को काउंटिंग किससे की जाती है, उत्पादन विधि के द्वारा की जाती है। और आय विधि से किसको, सेकेंडरी सेक्टर को, और सर्विस सेक्टर, इन दोनों की काउंटिंग किससे की जाती है, आय विधि से की जाती है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर और सर्विस सेक्टर। और व्यय विधि, भारत में व्यय विधि के द्वारा काउंटिंग की ही नहीं जाती है। भारत में व्यय विधि को उपयुक्त नहीं माना गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ए। क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीके से किया जाता है। तो हमको मालूम है राष्ट्रीय आय के आकलन में हमारे यहाँ क्या होता है, व्यय विधि को छोड़कर आय विधि और उत्पादन विधि दो ही आधार पर किया जाता है। और व्यय विधि की खास बात क्या है, बचत। व्यय विधि किस में फोकस करती है कि लोग कंजप्शन में कितना खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कंजप्शन और टोटल सेविंग, इसको निकाल लिया जाए, टोटल कंजप्शन को और सेविंग दोनों भारत में टोटल कितनी हो रही है, तो वो होती है व्यय विधि। ठीक है, तो भारत में इस तरीके से राष्ट्रीय आय तो निकाला नहीं जाता। तो ये
इसको छोड़कर बाकी सभी भारत में सारा का सारा व्यय योग टोटल किया जाता है, सभी प्रकार की आय का भी टोटल किया जाता है किसमें, उत्पादन विधि और आय विधि में, और सभी निर्गत मतलब एक होता है आवक होता है जावक, तो जो निर्गत होता है आउटपुट होता है उसका भी टोटल योग किया जाता है। तो हम देखें ए आंसर राइट है इसका, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा मेथड है, व्यय विधि, और भारत में इसका उपयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन देखिएगा, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान निम्न में से, बात समझ आ रही, मतलब इनमें से पूछ रहा है, ओवरऑल ही पूछ रहा है। तो इनमें हम देखें बैंकिंग, व्यापार क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, तो सीधी सी बात है विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखिए दो क्षेत्र होता है, एक होता है निर्माण और एक होता है विनिर्माण। निर्माण का मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर और विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दोनों में अंतर क्या है, हम देखें कंस्ट्रक्शन से क्या होता है, संपत्ति का निर्माण होता है, भवन का, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, सड़क का कंस्ट्रक्शन, कोई प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन, तो ये क्या होता है, संपत्ति क्रिएट करता है। जबकि विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ये संपत्ति क्रिएट नहीं करता। बात समझ में आ रही, जैसे चिप्स का या कपड़ों का या जूतों का, तो ये कोई संपत्ति नहीं है। तो खैर इन चारों में सबसे ज़्यादा योगदान वर्तमान समय में विनिर्माण का है। लेकिन हम ओवरऑल की बात करें, टोटल की बात करें कि वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रीय आय में तीनों सेक्टर का योगदान कितना है, तो याद रखिएगा आन है वर्तमान समय में, वर्तमान समय का मतलब अभी तो जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके आंकड़े कब आएंगे, मार्च में ख़त्म होगा ये वर्ष, तो इसके आंकड़े आएंगे जून में, ठीक है। तो अभी जो ये आंकड़े वो पिछले जून के मतलब 2021 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है वर्तमान समय में, तो याद रखिएगा 21.8%। और द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है वो है 25.1%। और तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है वर्तमान समय में वो है 53.1%। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय में तीनों सेक्टर का योगदान हम देख रहे हैं कि इतना परसेंट अभी है। और यहाँ पर एक खास बात याद रखिएगा कि 2021 जब कोरोना के कारण सारे देशों की इकोनॉमी चौपट हुई थी, तो भारत की भी इकोनॉमी में बहुत नुकसान हुआ। तो सबसे ज़्यादा नुकसान कौन से क्षेत्र को हुआ, या हमारे यहाँ के प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कौन सा सेक्टर हुआ, तो याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के व्यवसाय को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। हमको मालूम है तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल होता है, जितनी भी सेवाएं हैं, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जितनी भी बैंक है, बीमा है, इंश्योरेंस है। और हमको मालूम है कि जब लॉकडाउन लगा तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी पे पड़ा था। तो लॉकडाउन के कारण सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र को नुकसान हुआ, याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र को नुकसान हुआ, ठीक। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आय में शामिल है, क्या क्या शामिल हो सकता है, तो क्या भूकंप पीड़ितों को जो कंपनसेशन दिया था वो शामिल होता है क्या। अभी कुछ देर पहले मैं बताया कि ये कंपनसेशन चाहे भूकंप का हो, चाहे बाढ़ का हो, चाहे एक्सीडेंट का हो, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि ये अंतरण अदायगी, ट्रांसफरेबल पेमेंट के नाम पर इनको राष्ट्रीय आय से बिल्कुल बाहर रखा जाता है। किसी बच्चे का जेब खर्च, ये भी उसी प्रकार का है। वो बच्चा कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है कि जिससे देश की उत्पादन या सेवाओं में कुछ वृद्धि हो, तो उसको भी राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं किया जाएगा। लॉटरी का पुरस्कार ये भी बिना किसी क्रियाकलाप के भाग्य भरोसे मिल जाता है, इससे आपका कोई योगदान नहीं होता। मतलब ऐसा पेमेंट है जो बिना किसी योगदान के है, बस आपका लक चल गया जी, तो ये भी काउंट नहीं किया जाए। तो राष्ट्रीय आय में शामिल क्या है, नए मकान का निर्माण। निश्चित रूप से कोई व्यक्ति जब नए मकान बनाएगा तो वो एक संपत्ति का तो निर्माण कर ही रहा है, साथ में वो जो इनकम क्रिएट किया था उसी से जो बचत बनाया था, कुल मिला के ये राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके माध्यम से आप राष्ट्रीय आय को समझ सके होंगे। आशा करता हूँ कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको राष्ट्रीय आय बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और राष्ट्रीय आय के जो फैक्टर हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी वगैरह वगैरह बहुत सारे, तो ये फैक्टर्स के लिए अगली वीडियो में हम देखते हैं ये जीडीपी, जीएनपी क्या है, ठीक है। इसी पैटर्न पे देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर उसका क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद सभी का।